Welcome back. So now we will discuss about the next और फिफ्थ मेंटल हर्डल जिसकी वजह से हमारा बिजनेस मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है या हम अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं दिला पाते। और वो मेंटल ब्लॉक या मेंटल हर्डल है अनऑर्गेनाइज्ड होना, यानी कि अस्त व्यस्त होना। ना मैंने स्टार्ट में फर्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था स्वामी विवेकानंद जी का कोट, आपको दोबारा याद दिला दूं कि अगर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, तो आप व्यस्त नहीं हो, आप अस्त व्यस्त हो। अपना वक्त सही काम के पीछे, किस काम को कितना वक्त देना चाहिए, हेल्थ के लिए कितना टाइम निकालना चाहिए, लर्निंग के लिए कितना टाइम निकालना चाहिए, एक्सरसाइज के लिए कितना टाइम निकालना चाहिए। सिमिलरली जब मैं ऑफिस आता हूं तो मुझे फाइनेंस के लिए कितना टाइम देना चाहिए, मुझे मार्केटिंग के पीछे कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे प्रोडक्शन क्वालिटी के लिए कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे R&D के पीछे कितना समय देना चाहिए। हम ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही अनप्लैंड तरीके से करते हैं। रोज़ ऑफिस चले आते हैं और फिर देखते हैं जो काम आया करते रहो अनऑर्गेनाइज तरीके से। और शायद ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। सिर्फ हम अपने आप को ऑर्गेनाइज भी कर ले तो मार्केटिंग के पीछे सही समय दे पाएंगे, फाइनेंस के पीछे सही समय दे पाएंगे। कई बार R&D फॉर एन एग्जाम्पल तो हो सकता है कि हफ्ते में 2 घंटे चाहिए, लेकिन वो 2 घंटे भी हम दे नहीं पाते क्योंकि कभी भी कोई भी प्रायोरिटी आ जाती है और हमारा पूरा टाइम खा जाती है। मार्केटिंग शायद एजेंसी कर रही है, हमें तो सिर्फ उसके साथ 2 घंटे बैठना है वीकली रिव्यू के लिए, लेकिन शायद हम वो 2 घंटे भी नहीं दे पाते। कई बार मार्केटिंग जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए भी हम टाइम नहीं दे पाते, और क्योंकि दूसरे काम में बिजी है एंड फिर हमारा बिजनेस का ग्रोथ रुक जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट ऑर्गेनाइज्ड। नाउ टू हेल्प यू फर्दर अंडरस्टैंड दिस मेंटल हर्डल और उसका नुकसान क्या है। मान लो कि मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूँ काउंट करने के लिए। अगर 2,000 की नोट है और उसके 5 बंडल हैं और हर बंडल में 100 नोट है, तो हमें पता है कि 2,000 की 100 नोट यानी 2 लाख रुपए, और ऐसे 5 बंडल हैं। टेलर मशीन से अगर मैं आपको गिन के दूं तो आपको वो 10 लाख गिनने में शायद 5 सेकंड लगेंगे। आप 5 बंडल सामने रखोगे और गिन लोगे 2, 4, 6, 8, 10। 5 सेकंड में आपने 10 लाख गिन लिया, क्योंकि नोट ऑर्गेनाइज्ड है। 2,000 की ही नोट है, 100 नोट ही है एक बंडल में, और वो 5 बंडल है। 5 सेकंड लगता है गिनने को। पर अगर यही 10 लाख रुपए मैं आपको एक बोरे में भर कर दूं जिसमें 50 की नोट भी है, 100 की नोट भी है, 200 की नोट भी है, 500 की भी है, 2,000 की भी है, सब मिक्स करके आपको दूं और सब पैसा खुला पड़ा है, तो वही 10 लाख रुपए गिनने में आपको कितना टाइम लगेगा? नाउ 5 सेकंड के काम को करने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज्ड है। सो 5 सेकंड के काम में 1 घंटा 2 घंटा भी लग सकता है अगर काम अनऑर्गेनाइज्ड है तो सिमिलरली अगर बिजनेस का डेटा अस्त व्यस्त है, या बिजनेस के इंफॉर्मेशन अस्त व्यस्त है, या सेल्स मैनेजमेंट अस्त व्यस्त है, या R&D बिखरा हुआ है, या हमारा वेयरहाउस डिस्टर्ब्ड है, तो ये जो सारी चीज़ें हम अनऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, इसमें ज़रूरत से ज़्यादा वक्त देना पड़ता है। और इसीलिए जहां ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस में बिजनेसमैन को हफ्ते में 3 से 4 घंटे दे तो भी बहुत है, वहीं अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस में दिन के 12-12 घंटे देने के बाद भी बिजनेस के कई सारे इंपॉर्टेंट काम छूट जाते हैं और हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बिजनेस अनऑर्गेनाइज्ड है, अस्त व्यस्त है। अब यही जो स्वामी विवेकानंद जी का कोट है कि आप व्यस्त नहीं अस्त व्यस्त हो, यही अस्त व्यस्त इंसान जब बिजनेस चलाएगा तो क्या होगा? हम सब ज्यादातर अस्त व्यस्त है और अनऑर्गेनाइज्ड माइंडसेट से काम करते हैं पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। अब यही अनऑर्गेनाइज्ड इंसान जब बिजनेस करता है वो किसी चीज को ऑर्गेनाइज्ड कर नहीं पाता। नाउ हमारे पास फिर एज अ रिजल्ट होता है अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। कभी भी कोई डिसीजन लेना है डेटा के बेस पे, रिपोर्ट्स निकालो तो आधी रिपोर्ट यहां से मिलेगी, आधी वर्ड फाइल से मिलेगी, आधी एक्सेल से मिलेगी, आधी पेपरों पे लिखी होगी और आधी तो मिलेगी नहीं, राइट? सो फिर अंदाजे से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो वो जो अजम्पशन बेस्ड अंदाजे से डिसीजन लेते हैं वो ज़्यादातर गलत साबित होता है। सो डेटा ऑर्गेनाइज्ड होगा तो आप डिसीजन अच्छे ले पाओगे। इनफैक्ट डेटा ऑर्गेनाइज्ड हो
तो डिसीजन आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, डेटा ही आपको चिल्ला के कहेगा कि अब यहाँ पे ये चीज़ सही करने की ज़रूरत है। आपकी टीम खुद उसको देख के डिसीजंस ले लेगी। आपकी फ्रीडम के लिए बिजनेस का ऑर्गेनाइज्ड होना, डेटा का ऑर्गेनाइज्ड होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें एक अच्छा सॉफ्टवेयर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। सो वी हैव अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, वी हैव अनऑर्गेनाइज्ड रिपोर्टिंग, या कई जगह तो रिपोर्टिंग होती ही नहीं है। और जब बिजनेसमैन को ये नहीं पता कि रिपोर्टिंग ली कैसे जाती है, आजकल सॉफ्टवेयर से कोई रिपोर्ट देता नहीं है, कोई लेता नहीं है। जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए बिजनेस परफॉर्मेंस के बारे में, वो उनके कंप्यूटर के डैशबोर्ड पे मिल जाती है। आज रिपोर्ट देना लेना वो एक वेस्ट ऑफ टाइम माना जाता है। बिजनेस में क्या चल रहा है, प्रॉफिट क्या आ रहा है, एक्सपेंसेस क्या है, कॉस्ट क्या है, पिछले महीने के मुकाबले इस महीने बिजनेस कैसे चल रहा है, ये तो सॉफ्टवेयर आपकी स्क्रीन पे आपको बता देगा। अब रिपोर्ट लेने के लिए मीटिंग नहीं होती, सिर्फ बिजनेस के जो परफॉर्मेंस एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं जा रहा है उसके डिस्कशन के लिए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मीटिंग होती है। रिपोर्टिंग के लिए तो मीटिंग की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन एसएमई में रिपोर्टिंग के लिए मीटिंग्स होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं। और अक्सर मीटिंग इतनी रैंडम होती है और इतनी लंबी चलती है कि डिसीजन मेकिंग के लिए या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए वक्त ही नहीं बचता। बिकॉज हमारी मीटिंग्स भी अनऑर्गेनाइज्ड होती है, हमारा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर अनऑर्गेनाइज्ड होता है, इट क्रिएट्स रॉयल मेस। जहाँ 5 मिनट का काम है वहाँ 5 घंटों में भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। डेटा अनऑर्गेनाइज्ड है तो हमारा रिपोर्टिंग, हमारा डिसीजन मेकिंग भी अनऑर्गेनाइज्ड होता है, हमारी इन्वेंट्रीज अनऑर्गेनाइज्ड होती है, फैक्ट्री का पूरा लेआउट अनऑर्गेनाइज्ड होता है, कन्वीनियंस ही नहीं रहती, जगह का सही इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि हमारे माइंड में ही हम अस्त व्यस्त हैं। जब तक दिमाग में ऑर्गेनाइजिंग नहीं आएगा, हमारे बिजनेस का कोई भी हिस्सा वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा। और ये भी एक मेंटल हर्डल है जो हमारे फिर अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस में आपको राइट रिपोर्ट नहीं मिलता, राइट डेटा नहीं मिलता, कॉस्टिंग पे कंट्रोल नहीं रहता, फैक्ट्री लेआउट सही नहीं होता, फिर इतना सब कुछ मेसी होता है, आपको ज़रूरत से ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, फिर आप इतने सैचुरेट हो जाते हो और थक जाते हो कि जब बिजनेस एक्सपांशन की बात आती है आप 2 हाथ जोड़ के मना करते हो कि जो है वही नहीं संभल रहा, अब बिजनेस को एक्सपांड करके क्या करूँ। नाउ प्रॉब्लम बिजनेस या अपॉर्चुनिटीज़ का नहीं है, प्रॉब्लम आपका है, क्योंकि आपका माइंड ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, दिमाग में अस्त व्यस्तता है, और यही अस्त व्यस्तता आपके बिजनेस में आपको डिस्टर्ब कर रही है ना। आपकी टीम स्ट्रक्चर भी एक प्रॉपर जो बिजनेस का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए कि भाई आपको सिर्फ 2 या 3 ही लोग रिपोर्ट करें और नीचे वाले लोग ये 3 मेन सेकेंड लाइन लीडर को रिपोर्ट करें। अगर मार्केटिंग एंड सेल्स का हेड है तो पूरी सेल्स टीम उसको रिपोर्ट करेगी, लेकिन अगर वो हेड नहीं होगा तो सब आपको ही डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे, तो नीचे के 5 लोग डायरेक्ट आपके पास आ जाएंगे। अगर हेड है तो वो हेड से बात करेंगे, आपके पास सिर्फ हेड आएगा। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपके पास 3 पुराने लोग हैं और तीनों को कोई स्पेसिफिक रोल नहीं दिया गया है कि भाई आप प्रोडक्शन संभालोगे या आप मार्केटिंग संभालोगे। हम सबसे सब कुछ करवाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हर आदमी अपने आप को आपका खास आदमी मानता है। तो जब ऐसे कई केसेस हुए जहाँ पे मैंने किसी को पूछा कि भाई आप इस कंपनी में 10 साल से हो, आपका क्या रोल है, तो वो एक ही चीज़ बोलता है, मैं सेठ का खास आदमी हूँ ना। आपके 5 आदमी हैं और 5 आदमी अपने आप को सेठ का खास आदमी मानते हैं, और आपने क्योंकि उसको नहीं बोला कि सेल्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जब सेल्स टारगेट अचीव नहीं होगा आप 5 में से किसको पकड़ोगे। 5 में से कौन सा आदमी रिस्पॉन्सिबल है सेल्स के लिए, 5 में से कौन सा आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोडक्शन आउटपुट के लिए, 5 में से कौन सा आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, 5 में से कौन सा आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा कॉस्ट कटिंग के लिए, 5 में से कौन सा आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा ऑपरेशंस के लिए कि प्रोफेशनली सारा ऑपरेशंस चले और सारा डेटा प्रॉपर मैनेज हो, सॉफ्टवेयर का सही यूज़ हो। तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए और हर इंसान की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेल डिफाइंड होनी चाहिए। सेठ का खास आदमी ये 20वीं सदी का थॉट है। अब सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, टीम स्ट्रक्चर भी वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, जो नहीं होता। अब इसका सॉल्यूशन क्या, हाउ टू ओवरकम दिस मेंटल हर्डल। एंड सॉल्यूशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मैंने हर मेंटल हर्डल के बाद सॉल्यूशन सेगमेंट में कुछ ना कुछ आपको टिप दी है। यहाँ पे मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही हो सकती है कि आप बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स डेवलप करें। उसके लिए आपको किसी बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करवाना चाहिए,
या फिर आपको किसी कंसल्टेंट को हायर करना चाहिए जो आपकी कंपनी में आके आपके पूरे बिजनेस को ऑर्गेनाइज करके दे आपको। या फिर थर्ड थिंग ये हो सकती है कि आप अच्छे क्वालिटी के प्रोफेशनल्स को हायर करो और प्रोफेशनल्स को उनके हिसाब से काम करने दो, उन्हें स्पेस दो, ताकि वो अपने अपने डिपार्टमेंट को अपने अपने डोमेन में उसको ऑर्गेनाइज कर सके और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोफेशनलाइज कर सके। सो आइदर आपको खुद मैनेजमेंट सीखना है, नहीं सीखना है तो आपको कंसल्टेंट चाहिए जो आपको सॉल्यूशन दे, और वो भी नहीं करना है तो फिर आपको खुद की टीम बनानी चाहिए। लेकिन अगर वो प्रोफेशनल टीम को हैंडल करना आपको नहीं आता है तो फिर वो टीम आप संभाल नहीं पाओगे, वो टीम आपके साथ ज़्यादा टिक नहीं पाएगी और उसी टीम से आपको नुकसान भी हो सकता है। सो बी केयरफुल अगर आप ये थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हो। जब तक आपकी लीडरशिप स्किल और आपका माइंडसेट अच्छी क्वालिटी के प्रोफेशनल की रिस्पेक्ट करना नहीं सीखता या उनके साथ कैसे डील करना है उसके बारे में आप स्किल डेवलप नहीं कर लेते, इट्स बेटर कि आप प्रोफेशनल्स को हायर ना करो। मेरे हिसाब से इसमें सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है टू हायर अ कंसल्टेंट, क्योंकि वो आपको जल्दी सॉल्यूशन देगा। अगर आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाओगे तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखते बिजनेस एक ऐसा डोमेन है कि 10 साल भी कम पड़ते सीखने के लिए। सो अगर फास्ट सॉल्यूशन चाहिए तो कंसल्टेंट कैन बी अ बेटर ऑप्शन। सो या अप्लाई दिस एंड अपने ये जो अनऑर्गेनाइज्ड जो मेंटल हर्डल है, अनऑर्गेनाइज तरीके से जो बिजनेस चल रहा है या हमारा जो अस्त व्यस्त माइंड है, उसे हमें पहले स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस मेंटल हर्डल के बारे में भी सही ढंग से चीज़ों को समझ पाए हो। मैंने कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको दिए हैं और आप इस पर भी अपने आप को एनालाइज करोगे और अपनी हैबिट्स पे रिफ्लेक्ट करोगे एंड अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और इस मेंटल हर्डल से छुटकारा पाने के लिए सही स्टेप उठाओगे। फाइन, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम 6th मेंटल हर्डल के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज इग्नोरेंस।